तो अब काफ़ी सारे कमेंट्स देखने के बाद ये रहा आपका 400 मीटर का पार्ट 3। और आज के इस वीडियो में हम लोग 400 मीटर की कुछ स्ट्रेटेजीज को समझने वाले हैं। आप सबको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा इस वीडियो के लिए, तो उसके लिए सॉरी। और अब बिना टाइम वेस्ट रहे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 400 मीटर की मेनली 3 तरह की स्ट्रेटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं। पहली है AMD स्ट्रेटेजी, दूसरी है पेस स्ट्रेटेजी और थर्ड है मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी। ये वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा ये सब चीज़ें कहीं पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आइडियाज़ और थोड़े बहुत लॉजिक के साथ आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि ये वीडियो देख के आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी या फिर आप कल ही जाके अपने 400 मीटर का पर्सनल बेस्ट तोड़ दोगे। 400 मीटर की कोई भी बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। सब एथलीट्स अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं और आपको भी ये चीज़ें ट्रायल एंड एरर के बाद में समझ में आने लगेंगी। मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग स्ट्रेटेजीज को और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। अब हमने जो 3 स्ट्रेटेजीज देखी हैं उनका हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। जो ये AMD स्ट्रेटेजी है इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेट, मेंटेन, डी एक्सेलरेट स्ट्रेटेजी। इसमें आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से अपने फुल एफर्ट पे एक्सेलरेट करोगे, अपनी टॉप स्पीड पे पहुंच जाओगे और फिर एंड तक धीरे धीरे वो टॉप स्पीड कम होने लगेगी। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और आधे से ज़्यादा बिगिनर एथलीट यही चीज़ करते हैं। मतलब शुरू से फुल एफर्ट लगा के स्प्रिंट किया और लास्ट तक स्लो हो गए। दूसरी स्ट्रेटेजी है पेस स्ट्रेटेजी। इसमें हम स्टार्टिंग से ही एक पेस मेंटेन करके रखेंगे और उसी पेस से पूरे 400 मीटर को कंप्लीट करेंगे। ये वाली स्ट्रेटेजी में हमारी स्पीड ऊपर नीचे नहीं होगी बल्कि एक ही स्पीड पूरे टाइम मेंटेन रहेगी। वहीं पे जो मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हमारी स्पीड को चेंज करते रहेंगे। मतलब कभी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी कम होगी और ये हम पहले से ही डिसाइड करके रख लेंगे कि हाँ हमें कितने मीटर बाद स्लो होना है या फिर कितने मीटर बाद हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना स्टार्ट करना है। ज़्यादातर जो भी एलीट लेवल एथलीट्स रहते हैं वो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। लेकिन हमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये आपके ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप पहले 100 मीटर या 200 मीटर करते थे या फिर लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप, मतलब कोई भी आप स्पीड वाला इवेंट करते थे और फिर आप अभी 400 मीटर स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको AMD स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप लॉन्ग रनिंग करते थे 800 मीटर, 1500 या फिर 5 किलोमीटर और अब आप 400 मीटर स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको पेस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। अब ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने आपको बताई है। जब आप 400 मीटर करना स्टार्ट करोगे तब आपको स्टार्टिंग में AMD या फिर पेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपकी बॉडी में मैच्योरिटी आने लगेगी, आप मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो सकते हो। अब ये AMD और पेस स्ट्रेटेजी का हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक एथलीट का 100 मीटर का पर्सनल बेस्ट है 12 सेकंड और 400 मीटर का पर्सनल बेस्ट है 52 सेकंड, तो वो इन दोनों स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करेगा वो देखते हैं। अगर ये एथलीट AMD स्ट्रेटेजी यूज करेगा तो फिर उसके 100 मीटर के स्प्लिट कुछ इस तरीके से होंगे। वो पहला 100 मीटर 12.5 सेकंड में करेगा, दूसरा और तीसरा 100 मीटर 13 सेकंड में और चौथा 100 मीटर 13.5 सेकंड्स में, या फिर ये 12.5, 12.5, 13.5 और 13.5 भी हो सकता है। ये दोनों AMD स्ट्रेटेजी के एग्जांपल है। वहीं पे पेस स्ट्रेटेजी में क्या होगा, एथलीट चारों 100 मीटर को बराबर पेस पे दौड़ेगा, मतलब 13-13 सेकंड के स्प्लिट पे हर 100 मीटर को कवर करेगा। ये दोनों स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसको छोड़ के हम मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी को देखते हैं। मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा और वो है इंटेंसिटी और एफर्ट। मैक्सिमम एथलीट्स को ये लगेगा कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। एफर्ट और इंटेंसिटी दोनों एक चीज नहीं होती है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमें समझना है। इंटेंसिटी वो चीज है जो कोई भी इंसान देख सकता है, लेकिन एफर्ट वो चीज है जो कोई भी इंसान नहीं देख सकता। इसका एक एग्जांपल देखना। एक एथलीट है, उसके 100 मीटर का पर्सनल बेस्ट है 12 सेकंड, तो जो ये एथलीट 12 सेकंड में 100 मीटर कर रहा है इसी चीज को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। और क्योंकि ये इस एथलीट का पर्सनल बेस्ट है तो इसने इस रेस में अपना 100% एफर्ट दिया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मतलब जब इस एथलीट ने अपना 100% एफर्ट दिया तब ये 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पाया, जो कि एक इंटेंसिटी है। सेम वैसे ही अगर यूसेन बोल्ट 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेगा तो जो 12 सेकंड में वो 100 मीटर दौड़ रहा है वो एक इंटेंसिटी है। और यहाँ पे ये एथलीट और यूसेन बोल्ट दोनों सेम इंटेंसिटी पे दौड़ रहे हैं, लेकिन एक एथलीट ने अपना 100% एफर्ट लगा के वो इंटेंसिटी अचीव की, लेकिन वहीं पे यूसेन बोल्ट को इस इंटेंसिटी पे दौड़ने के लिए 60 या 70% एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट का मतलब होता है कि आप अपने अंदर से कितनी जान लगा रहे हो और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आपने जो जान लगाई है उसका आउटपुट क्या निकला है। जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो एफर्ट है उसको मेजर नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि कौन सा एथलीट कितना एफर्ट लगा रहा है, वो सिर्फ उसी एथलीट को पता होगा। अब जो मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी होती है इसमें हमारी सिर्फ इंटेंसिटी ऊपर नीचे नहीं होती बल्कि इसमें हमारा एफर्ट भी ऊपर नीचे होगा। मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी का सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, एथलीट
स्पीड शुरू के 60-70 मीटर अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा के एक्सेलरेट करता है, फिर वो 200 मीटर पॉइंट तक फ्लोट करेगा। फ्लोट का मतलब होता है कि जो स्पीड बन चुकी है उसी स्पीड को मेंटेन करके चलना, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना लेकिन इंटेंसिटी उतनी ही रखना। उसके बाद जब अगला कर्व आ जाएगा वहां पे एथलीट फिर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा और लास्ट के 100 मीटर में अपना पूरा एफर्ट लगा के फिनिश करेगा। अब इस चीज को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो अब यहाँ पे ये पूरे ग्राफ पे हम लोग 400 मीटर की स्ट्रेटेजी को समझेंगे। यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 400 मीटर का डिस्टेंस कम बचेगा। यहाँ पे 50 मीटर हो चुका है, यहाँ पे 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400 मीटर। और यहाँ पे जो ये वाई एक्सिस है इस पे हम लोग इंटेंसिटी या फिर एफर्ट को मैप करेंगे। मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो ग्रीन पेन से मैं बना रहा हूँ ये इंटेंसिटी है, मतलब हम कितना तेज दौड़ रहे हैं। इंटेंसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज रहेगी इस चीज में। जब हम रेस को स्टार्ट करेंगे तब हमारी स्पीड बिल्कुल जीरो रहेगी। और मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, 50-60 मीटर तक मैक्सिमम एफर्ट लगा के एक्सेलरेट करते हैं। तो इस पॉइंट तक हम लोग एक्सेलरेट करेंगे मान लेते हैं, तो ये हमने एक्सेलरेट कर लिया, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते गए। फिर 200 के पॉइंट तक हम इसी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे, मतलब ना तो हम स्पीड को कम होने देंगे और ना ही बढ़ने देंगे। यहाँ पे हमने जो स्पीड बना ली है उसी स्पीड को हम मेंटेन करके चलेंगे। फिर 200 मीटर के बाद जैसे ही कर्व स्टार्ट होगा तब हम लोग और एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब धीरे धीरे और स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन 300 मीटर तक ही हम शायद स्पीड बढ़ा पाए और बाद में एंड में हमारी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये एक मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी का एग्जांपल है, मतलब हमने पहले 50 मीटर तक स्पीड बढ़ाई, 200 मीटर तक उसको मेंटेन करके रखा, फिर थोड़ा और एक्सेलरेट करने की कोशिश करी और लास्ट में धीरे धीरे वो स्पीड कम होने लग गई क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया था। ये हमारा इंटेंसिटी का ग्राफ है। ऐसे ही एक हमारा एफर्ट का ग्राफ भी होगा। जैसे जैसे हम एक्सेलरेट करेंगे तो इस टाइम पे तो हमें एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, बिना एफर्ट लगाए हम एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग हमारी एक तरीके से टॉप स्पीड के पास पहुंच गए, मतलब 80-90% स्पीड पे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम हमारी स्पीड को तो मेंटेन कर रहे हैं, स्पीड को हमें नहीं होने देना है, लेकिन जो हम एफर्ट लगा रहे हैं हमें एफर्ट को थोड़ा कम कर देना है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड उतनी ही रहेगी, लेकिन जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो धीरे धीरे हमें थोड़ा कम करना है। और फिर जब यहाँ पे हम लोग फिर से एक्सेलरेट करेंगे तब हमें फिर से ज्यादा एफर्ट लगाना है और जो ये एफर्ट है ये धीरे 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 बढ़ते जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है ये हमारी स्पीड है और जो रेड लाइन है वो हमारा एफर्ट है कि हमने कितना एफर्ट लगाया है। अब ये रेड लाइन यहाँ पे इतनी अजीब सी क्यों लग रही है वो समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे एफर्ट लगाएंगे हमारी स्पीड बढ़ते जाएगी, फिर जब हम इस स्पीड को मेंटेन करेंगे तो हमें मेंटेन करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो एफर्ट लग रहा है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे कर्व पे फिर से एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एफर्ट फिर से बढ़ जाएगा। और लास्ट के 100 मीटर में क्या होगा कि हम एफर्ट तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड फिर भी कम होते जा रही है। अब ये इतना ज्यादा सडन ड्रॉप नहीं होगा हर एथलीट के लिए, हो सकता है कि किसी एथलीट की स्पीड थोड़ी ही कम हो, वो एथलीट की एंड्योरेंस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे यही चीज होगी कि हम एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन उतनी ज्यादा स्पीड नहीं है। अब अगर हम ये मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो हमें कोशिश करना है कि उसमें स्पीड या जो एफर्ट का फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा ना हो, मतलब 2-3 जगह पे ही हमें ऐसा कुछ करना है। जैसे यहाँ पे एक तो हमने स्पीड को बढ़ाया नहीं, मेंटेन कर लिया, यहाँ पे हमारा एफर्ट कम हो गया, यहाँ पे हमारा एफर्ट बढ़ गया और थोड़ा एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पे हमने 2-3 जगह पे हमारी स्पीड या फिर एफर्ट को चेंज किया है। और ऐसे आपको 2-3 जगह पे ही करना है, आपको ये बार बार नहीं करना है। मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि 20-30 मीटर स्पीड लगाई, फिर 10 मीटर स्लो, फिर 20 मीटर फास्ट, फिर अगले 30 मीटर आराम से चले गए। इस तरीके से आपको बार बार स्पीड को और एफर्ट को चेंज नहीं करना है, 2-3 जगह पे ही आपको ये चीज करनी है। और जो मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी है इसमें आपको यही तरीका यूज नहीं करना है, आप 2-3 और तरीके यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 50 मीटर तक एक्सेलरेट करने के बजाय आप 100-120 मीटर तक भी एक्सेलरेट कर सकते हो, मतलब आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते गए। आप यहाँ पे अपनी स्पीड को एकदम से बढ़ाने की जगह धीरे धीरे एंड तक बढ़ा सकते हो। यहाँ पे अगर आप 60 मीटर तक मेंटेन कर रहे थे तो आप उसको कभी 70 मीटर तक मेंटेन करके देख सकते हो, कभी 40 मीटर तक मेंटेन करके देख सकते हो। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अलग अलग मेथड से, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज आपके लिए ज्यादा अच्छी है। अब एक और आइडिया मेरे को आया था लेकिन मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके या फिर यूज करके अभी तक नहीं देखा, क्योंकि अकेडमी में 400 मीटर के उतने ज्यादा एथलीट्स नहीं है अभी भी। लेकिन फिर भी आप इस चीज को एक बार ट्राई करके देख सकते हो और आप बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला इससे। जो ग्रीन लाइन है वो इंटेंसिटी है, मतलब हम कितना तेज दौड़ रहे हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हमें पूरे 400 मीटर की इंटेंसिटी को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना है। और जो हमारी स्पीड है उसको 2 चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, पहली है स्ट्राइड लेंथ और दूसरी है स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। जो हमारी स्ट्राइड लेंथ है, मतलब हम कितने लंबे कदम ले रहे हैं, ये कुछ मसल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और ये हमारे लोअर बॉडी की मसल्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमें हेल्प करेगा ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स। जो हमारे थाइस की या क्वाड्रिसेप्स की मसल्स
मसल्स हैं वो हमें स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं, और उसके बाद में ग्राउंड को पीछे पुश करने के लिए हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स की मसल काम करती हैं। मतलब ये दोनों मसल साथ में ही ग्राउंड को पीछे पुश करती हैं, और ज्यादातर एथलीट्स के हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ही भरते हैं लास्ट में। जो थाइस की मसल है वो बहुत ही कम एथलीट्स की भरती है। मतलब ये तीनों मसल्स हमें लंबी स्ट्राइड लेंथ लेने में मदद करती हैं। उसके साथ में जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है इसको अफेक्ट करता है हमारा हिप फ्लेक्सर, हमारी हैमस्ट्रिंग्स और अपर बॉडी। जो हमारे हिप फ्लेक्सर की मसल्स हैं ये हमारे पैर को आगे लिफ्ट करने में मदद करती हैं, और जब हम हमारे पैर को आगे लिफ्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारी हैमस्ट्रिंग की मसल पैर को पीछे लेके जाने में मदद करती हैं। और साथ में हमारी अपर बॉडी भी हमारी फ्रीक्वेंसी को हेल्प करती है। मतलब जितना फास्ट हमारा आर्म एक्शन होगा उतना ही फास्ट हमारे पैर भी चलेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखना कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग है ये दोनों ही चीजों में काम कर रही है। मतलब हमारी हैमस्ट्रिंग हमारी स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने में भी मदद करती है और हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में भी मदद करती है। जब हम रेस स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट से एंड तक हमारी ये सारी मसल्स यूज होंगी, लेकिन जो हमारी हैमस्ट्रिंग है ये बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, इसलिए हमें ये लास्ट में ज़्यादा भरी हुई लगती है। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि अगर हम हैमस्ट्रिंग को इन दोनों मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर लास्ट में ये ज़्यादा भर जाएगी। स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने के लिए हैमस्ट्रिंग तो यूज होगी ही होगी, इसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग हैमस्ट्रिंग की जगह हिप फ्लेक्सर पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। मतलब स्ट्राइड लेंथ के लिए तो हमने हैमस्ट्रिंग को यूज कर लिया, लेकिन स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी के लिए हैमस्ट्रिंग को यूज करने के बजाय हम लोग हिप फ्लेक्सर को यूज करेंगे। अब ये चीज करने के लिए हमें हमारी टेक्निक को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमारी हैमस्ट्रिंग दो काम करती है, पहला हमारे घुटने को मोड़ने में मदद करती है और दूसरा हमारे हिप को एक्सटेंड करने में मदद करती है, और हिप फ्लेक्सर हमारे पैर को आगे लिफ्ट करने में मदद करती है। ज्यादातर एथलीट्स जब एक्सेलरेट करते हैं तो फिर वो पैरों को पीछे काफी ज्यादा चलाने लग जाते हैं, और इस चीज में क्या होता है कि एथलीट अपने पैरों को मोड़ता है, अपने हिप के पास लेके आता है, फिर उसको आगे लेके आता है। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हैमस्ट्रिंग की मसल हमारे घुटने को मोड़ने में मदद करती है। तो जब एथलीट एक्सेलरेट कर रहा है और वो अपने हील को ऊपर उठा रहा है तो उस चीज में एथलीट की हैमस्ट्रिंग की मसल यूज हो रही है। और अगर एथलीट यहाँ पे ही हैमस्ट्रिंग को बहुत ज्यादा यूज कर लेगा तो फिर लास्ट में उसकी हैमस्ट्रिंग काफी ज्यादा फटीग हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे एथलीट अपनी हील को अपने हिप के पास नहीं लेके जाएगा तो फिर उसकी हैमस्ट्रिंग स्टार्टिंग में उतना ज्यादा यूज नहीं होगी, जिसकी वजह से लास्ट में उसकी हैमस्ट्रिंग ज्यादा नहीं भरेगी। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन के टाइम पे हमारे घुटने को ज्यादा नहीं मोड़ेंगे, उसको नीचे से ही आगे लेके आएंगे, तो ऐसा करने में हमारे हिप फ्लेक्सर की मसल ज्यादा यूज होगी। तो यहाँ पे हमने हैमस्ट्रिंग से लोड हटा के हमारे हिप फ्लेक्सर पे डाल दिया। सेम ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पे कम एफर्ट लगाएंगे उस टाइम पे हम लोग हमारी अपर बॉडी से भी कम एफर्ट लगा सकते हैं। हमें ज्यादा पावरफुल आर्म एक्शन की जरूरत नहीं है, हम छोटा आर्म एक्शन भी यूज कर सकते हैं ताकि हम हमारी अपर बॉडी की एनर्जी को बचा के रखें। 400 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर आप फिनिशिंग को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेट बेंड नहीं कर की गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। मतलब आप पूरे टाइम देख सकते हो कि उनकी गर्दन एक फिक्स्ड पोजीशन पे थी, वहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन वहीं पे बहुत सारे बिगिनर एथलीट्स तो फिनिशिंग के टाइम पे एकदम पागल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे गर्दन को हिलाने लग जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एनर्जी की, सबसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमें वो चीज करना है तो उसके लिए हमें पहले से ही एनर्जी को सेव करके रखना पड़ेगा, और वो चीज करने के लिए हमें वो अननेसेसरी मूवमेंट को हटाना पड़ेगा जो हमारी एनर्जी बर्बाद कर रही है। गर्दन को ऐसे हिलाने से आप तेज नहीं होगे, बल्कि उससे आपकी फालतू में एनर्जी ही खत्म होगी। यहाँ पे आप अगर हैमस्ट्रिंग को हिप पे टच करके ला रहे हो एक्सेलरेशन के टाइम पे, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपनी हैमस्ट्रिंग और जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा यूज कर लोगे, जिसकी वजह से लास्ट में आपको दिक्कत आएगी। जो रेस की स्ट्रेटेजी है उसको इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी हर रेस को, हर रेपिटेशन को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आज आप 400 मीटर लगा रहे हो और लास्ट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो देखो कि आपको क्या दिक्कत आई और वो किस कारण से आई है। अगर आपकी अपर बॉडी टाइट हो रही है तो आप पूरी वीडियो को देखो एक बार कि ऐसा क्या क्या कि आपकी अपर बॉडी इतनी टाइट हो रही है। अगर अपर बॉडी ज्यादा टाइट हुई थी तो फिर आप बीच में अपर बॉडी के आर्म एक्शन को चेंज करके देख सकते हो। मतलब आपको अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखनी पड़ेंगी। किसी एक मसल पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो वो मसल पे से वो लोड हटाने के लिए कोई आइडिया ढूंढो कि ऐसा क्या करें कि वो मसल पे ज्यादा लोड ना आए। आई होप आपको ये मॉड्यूलेटिंग स्ट्रेटेजी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी लॉजिक लगा के कुछ चेंजेस कर सकते हो। और जब आप 15-20 तरह की अलग अलग स्ट्रेटेजीज को एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तब आपको उनमें से कोई एक ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और फिर आप उस चीज को कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपने 400 मीटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।